अब इस सर्किट में हम करंट को चेंज तो नहीं कर रहे, तो करंट तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट और इक्वल मिलके हम इसे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन में शो कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा V इज प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि अगर हम R को इंक्रीज कर रहे हैं तो V भी इंक्रीज होंगे। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, करंट की डायरेक्शन P टू Q है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इनटू द पेज होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप फिजिक्स के टॉपिक्स की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज हम करने जा रहे हैं 2016 मैथ्स ऑन पेपर 1 वेरिएंट 2 का पार्ट 4। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 31। A 100 watt lamp is switched on for 5 hours each day for 3 weeks. Okay. The cost of 1 unit of electricity is $0.24. How much does it cost to run the lamp? सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इस लैंप ने एनर्जी कितनी कंज्यूम की है, तो वो इज इक्वल टू आ जाएगा पावर मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम। सबसे पहले मैं टाइम फाइंड करने की कोशिश करता हूँ जिस टाइम में ये लैंप ऑन रहा है। 3 वीक्स के लिए ऑन रहा है वो। अब सबसे पहले वीक्स को कन्वर्ट करते हैं डेज में, तो 3 वीक्स में डेज होंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये डेज आ जाएंगे। अब डेज को कन्वर्ट करना आवर्स में, 1 डे में ये 5 आवर्स यूज हो रहा है। हमने 3 वीक्स के आवर्स निकालने हैं, तो इस 3 वीक्स के डेज को मल्टीप्लाई कर देंगे आवर्स से, जो कि 5 आवर्स पर डे है। तो इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो होगा 105। अब इस टाइम में हमने एनर्जी देखनी है कितनी कंज्यूम हुई है। 105 आवर्स यूज हुआ है ये 3 वीक्स में। तो पावर हमारे पास है लैंप की गिवन है, 100 वॉट का लैंप है, तो 100 एंड टाइम हमारे पास है 105, मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 10500 जूल आवर्स। अभी एनर्जी हमारे पास जूल आवर्स में है, हमने इसे कन्वर्ट करना है किलो जूल आवर्स में, तो उसके लिए हमें इसे 1000 से डिवाइड करना होगा। तो इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी है वो आ जाएगी किलो जूल आवर्स में, जो कि होगी 10.5 किलो जूल आवर्स। ये एनर्जी लैंप ने कंज्यूम की है 3 वीक्स में। अब इस एनर्जी को मल्टीप्लाई करते हैं पर कॉस्ट जो है यूनिट की उससे, तो हमारे पास जो है प्राइस आ जाएगा जितने हमें कॉस्ट होगी इस लैंप की 3 वीक्स में। तो वो फाइंड करने के लिए एनर्जी 10.5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 यूनिट की प्राइस है 0.24, मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 2.52। तो हमारे पास सी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। द डायग्राम शोज अ सिंपल डीसी मोटर, द स्विच इज क्लोज्ड एंड द कॉइल रोटेट्स, व्हिच चेंज मेक्स द कॉइल रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड एट अ फास्टर रेट। अगर हमने इस कॉइल को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना है तो हमें इन मैग्नेटिक पोल्स की डायरेक्शन को चेंज करना होगा। यानी कि अगर नॉर्थ पोल इस तरफ है लेफ्ट साइड पर तो हमें यहाँ पर साउथ लेके आना पड़ेगा, और राइट साइड पर अगर साउथ है तो हमें यहाँ पर नॉर्थ लेके आना पड़ेगा। जब पोल्स की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देंगे तो इस कॉइल की जो रोटेशन है वो भी रिवर्स हो जाएगी। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। ए ऑप्शन है इंक्रीज द करंट इन द कॉइल। यस, करंट को इंक्रीज करने से कॉइल की रोटेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा, कॉइल फास्टर मूव करेगी। एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। यस, टर्न्स इंक्रीज करने से भी कॉइल की रोटेशन में इंक्रीज होगा, लेकिन इससे डायरेक्शन तो रिवर्स नहीं होगी, हमें डायरेक्शन भी रिवर्स करनी है। तो ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन देखते हैं, रिवर्स बोथ द मैग्नेटिक फील्ड। यस, मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करने से आपकी रोटेशन रिवर्स हो जाएगी। द करंट इन द कॉइल। यस, करंट को इंक्रीज करने से जो कॉइल की रोटेशन का रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो बी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। द डायग्राम शोज अ वायर PQ बिटवीन द N poles and S pole of magnet. There is a current in the wire in the direction of the arrow. Okay, what is the direction of the force in the wire PQ? तो PQ वायर पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगी है? अकॉर्डिंग टू रूल्स देखें, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, करंट की डायरेक्शन P टू Q है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इनटू द पेज होगी। यहाँ पर मैं क्रॉस लगा देता हूँ, इनटू द पेज फोर्स लगेगी। तो ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन है इनटू द पेज, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। द इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसमिटेड बाय अ केबल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एट हाई वोल्टेज,
व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम। तो हाई वोल्टेज यूज करने का क्या फायदा है। जब हम वोल्टेज को हाई करते हैं, जब हम वोल्टेज को हाई करते हैं तो पावर लॉस डिक्रीज हो जाता है और वाइड्स में करंट भी डिक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। पावर लॉस इन द केबल हाई होता है, नो। अगर हाई करना है लॉस तो हमें वोल्टेज ज्यादा करने का फायदा ही क्या हुआ, ये तो नुकसान है, ये तो हम नहीं करेंगे फिर। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन है पावर लॉस लो हो जाता है, यस। और करंट इन द केबल हाई होता है, नो। करंट हाई नहीं होता, करंट भी लो हो जाता है। तो डी पार्ट करेक्ट है, जिसमें पावर लॉस भी लो शो किया गया है और करंट इन द कॉइल भी लो शो की गई है। तो डी पार्ट करेक्ट है। MCQ 35 देखते हैं। द डायग्राम रिप्रेजेंट हार्मोनिक एमिशन फ्रॉम अ मेटल फिलामेंट। The particles are attracted by a charged plate, okay, which shows the charge on the plate and the temperature of the metal filament. We know that metal filament का temperature high होता है। High temperature करने से इसमें particles electrons emit होते हैं। तो ये electrons emit हो रहे हैं। मैं यहाँ पर mention कर देता हूँ temperature हमें filament का high करना पड़ता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर कौन सी प्लेट लगानी पड़ेगी, वो प्लेट जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर यहाँ पर प्लेट्स पर पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से ये चार्जेस जो है यानी इलेक्ट्रॉन जो है प्लेट की तरफ मूव करेंगे। तो यानी कि इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑप्शंस को देखते हैं। चार्ज ऑन द प्लेट नेगेटिव, नो। नेगेटिव, नो। पॉजिटिव, यस। एंड टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट हाई, यस। टेम्परेचर हाई होता है फिलामेंट का और प्लेट पर चार्ज पॉजिटिव है, तो सी पार्ट ही करेक्ट है। MCQ 36 देखते हैं। A potential divider is connected across the terminal of 6 watt supply. When R is adjusted to 6 ohm, the voltmeter reading V1 and V2 are equal. यानी कि अगर यहाँ पर भी 6 ओहम होगा तो दोनों रेजिस्टेंस से इक्वल होंगी और वोल्टेज डिवाइड भी इक्वल होंगे। What happens to the reading when the resistance of R is the increase? अगर हम इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दें तो वोल्टेज पर क्या इफेक्ट होगा। अब हम रिलेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। V इज इक्वल टू होता है IR। अब इस सर्किट में हम करंट को चेंज तो नहीं कर रहे, तो करंट तो कांस्टेंट है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि करंट जो है वो कांस्टेंट है। अगर करंट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट और इक्वल मिलके हम इसे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन में शो कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा V इज प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि अगर हम R को इंक्रीज कर रहे हैं तो V भी इंक्रीज होंगे। इट्स मीन अगर यहाँ पर R को हमने इंक्रीज किया, जैसे कि हमें बताया गया कि हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने पर यहाँ पर वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज होते हैं तो V1 में फिर वोल्टेज डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि टोटल जो वोल्टेज है वो तो सेम ही रहने हैं ना, 6 वोल्ट। तो इस वजह से V1 पर वोल्टेज डिक्रीज होंगे और V2 पर वोल्टेज इंक्रीज हो जाएंगे। तो ऑप्शंस को देखते हैं। V1 पर वोल्टेज डिक्रीज हो रहे हैं, यस। V2 पर डिक्रीज नहीं हो रहे, इंक्रीज हो रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन है V1 डिक्रीज हो रहे हैं, यस, और V2 इंक्रीज हो रहे हैं, यस, तो बी पार्ट करेक्ट है। MCQ 37 देखते हैं। Which nucleus is produced when americium 241 emits an alpha particle? तो अल्फा पार्टिकल इमिट करने से कौन सा न्यूक्लियस बनेगा। We know that अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक मास होता है 4, एटॉमिक नंबर होता है 2। तो यहाँ पर 4 एटॉमिक मास डिक्रीज करते हैं तो ये आ जाएगा 237, और एटॉमिक नंबर को भी अगर डिक्रीज कर दें 2 तो ये आ जाएगा 93। तो देखते हैं कि ये एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर किस एटम में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एटॉमिक मास 237, एटॉमिक नंबर 93, तो ए पार्ट ही करेक्ट है। MCQ 38 देखते हैं। Which states the 3 types of radiation emitted by radioactive isotopes in order of their ionizing effect from highest to lowest? तो सबसे ज्यादा आयनाइजिंग इफेक्ट अल्फा पार्टिकल्स का होता है, उसके बाद कम जो आयनाइजिंग इफेक्ट है वो बीटा पार्टिकल्स का होता है, और सबसे लो आयनाइजिंग इफेक्ट जो है गामा रेज का होता है। तो यहाँ पर देखते हैं। ए ऑप्शन है अल्फा पार्टिकल, यस। बी सेकंड पोजीशन पर बीटा पार्टिकल्स हैं, यस, और लास्ट पोजीशन पर गामा रेज है, तो ए पार्ट ही करेक्ट है। MCQ 39 देखते हैं। Which statement about the half-life of radioactive isotope is correct? Half-life change as the isotope decays? No, ऐसा तो नहीं होता, half-life तो सेम रहती है। Half-life is the time it takes for the nucleons number of the isotopes to half? No, nucleons number half नहीं होते, number of atoms half होते हैं। C part है half-life is half the time it takes for the number of nuclei of the isotope to decrease to 0? No, 0 तक decrease नहीं होते, half होते हैं। D part है half life is the time it takes for the number of nuclei of the isotope to decrease half. Yes, half life वो टाइम होता है जिसमें number of nuclei half हो जाते हैं, तो D part correct है।
लास्ट एमसीक्यूज देखते हैं 40. The diagram represent the nuclei of 3 atoms which are isotopes of the same element. हमने isotopes ढूंढने हैं कि इन तीनों में से isotopes कौन से atoms हैं, तो isotopes में number of protons same होते हैं, तो हमने वो देखना है atoms के जिन दोनों में number of protons यानी कि black circle same हो। यहाँ पर black circle 2 है, यहाँ पर 3 है, तो मीन के ये isotopes नहीं है। ये R में भी protons same है, तो इट्स मीन P एंड R जो है ये आइसोटॉप्स हैं सेम एलिमेंट से। तो ऑप्शन को देखते हैं P एंड Q, नो बी ऑप्शन है P एंड R ओनली, यस तो बी पार्ट करेक्ट है, P एंड R आइसोटॉप्स है। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर खत्म होता है। इस लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किए कि आप किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन हमसे थ्रू हमारे सोशल मीडिया अकाउंट कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।